आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, सभी वहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, सभी एक्सपर्ट्स और हमारे अभी बंधु जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, मैं अपनी बात को संक्षेप में हेल्थ के विषय के ऊपर जो उन्होंने अभी बात की है उस पर ही केंद्रित रखूँगा। सबसे पहले तो शिवराज जी, आपको मैं बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आपने जिस समय टेक ओवर किया चीफ मिनिस्टर के रूप में, उस समय मध्य प्रदेश में हमें ख्याल है कि कोविड की जो स्थिति थी वो बहुत बिगड़ रही थी और दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही थी, और आपके प्रमुख शहर भी इसकी चपेट में थे और ये एक देश में भी बड़ी चर्चा का विषय था, हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय था। इंदौर हो, भोपाल हो या दूसरे स्थान हो, लेकिन आपने आकर उसको फ्रंट से लड़ाई को लीड किया अपने साथियों के साथ। मैं जानता हूँ कि आपके प्रमुख अधिकारी और आप स्वयं भी जो है कोविड की चपेट में आए, और कोविड की चपेट में आने के बाद मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन आप अस्पताल में रहकर भी उसको लगातार मॉनिटर करते रहे, बाकी चीज़ों को भी मॉनिटर करते रहे, और आज हम ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। हमारे लिए देश में जहाँ जहाँ कोविड के कारण इस समय पे भी चिंता का कारण है, उसमें कम से कम मध्य प्रदेश हमारी बड़ी चिंताओं में अब नहीं है। देश के 80-82% केसेस 10 स्टेट्स में हैं, 50% से ज़्यादा केसेस 3 स्टेट्स में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके खिलाफ़ जो जंग है उसको निश्चित रूप से सफलतापूर्वक जीतेंगे। अभी जो हमारे मित्र ने प्रेजेंटेशन किया तो मैंने बहुत तेज़ी से, जिस स्पीड से वो बोल रहे थे, मैंने उसी स्पीड से भी लिखा। तो मैंने देखा कि उन्होंने 8 फोकस के लिए पॉइंट्स में डिवाइड किया और करीब 25 से ज़्यादा उन्होंने एक्शन पॉइंट्स भी लिखे हैं। और ब्रॉडली मेरा ये कहना है कि ये जो आपके साथियों ने जो प्रयास किया है सुबह से, उनकी डायग्नोसिस में और उनके द्वारा आने वाले समय में क्या होना चाहिए उसके ऊपर जो फोकस है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पॉइंट्स तो कितने भी लिखे जा सकते हैं, और हेल्थ का क्षेत्र बहुत वृहद क्षेत्र है, लेकिन जो प्रमुख बातें जिनके ऊपर किसी भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसमें भी बेसिक्स से लेकर, और उन्होंने टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीम प्रयोग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और रिसर्च की सब प्रकार की बातें की हैं। इसलिए उनके द्वारा जो आकलन किया गया है और उनके द्वारा जो डायग्नोसिस और एक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, मेरी उसमें से किसी भी बात पर कोई असहमति नहीं है। मध्य प्रदेश अनेक पैरामीटर्स के अंदर हो सकता है कि अप टू द जो डिज़ायर्ड लेवल है उस तक ना पहुंचा हो, लेकिन मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि पिछले 15 साल में आपके नेतृत्व में बहुत सारे इनोवेटिव कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश में हुए हैं, सभी क्षेत्रों में। उन क्षेत्रों की मैं बात नहीं करता, लेकिन अभी भी मैं ये कुछ चीज़ों को, क्योंकि ये ओकेजन ऐसा है, कोट करना चाहता हूँ कि ये जो सिख
न्यूबॉर्न केयर यूनिट का जो कंसेप्ट है, जो कि अब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर सारे देश में इसको लागू किया जाता है, एडवोकेट किया जाता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट का जो कंसेप्ट है, या फिर जो 90 के दशक में मध्य प्रदेश में रोगी कल्याण समिति का जो कंसेप्ट शुरू किया गया, कम से कम ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश ने बाकी सारे देश को एक प्रकार से सफल इनोवेटिव सोच के रूप में दी हैं, और आज वो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यक्रमों के अंदर सारे देश के दूसरे सरकारों के लिए और नेशनल हेल्थ मिशन में पैरामीटर्स के रूप में इस्तेमाल होती है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो कि आज हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है, और दुनिया के लिए टारगेट 2030 है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए टारगेट 2025 है। उसमें भी मैं विशेष रूप से शुरुआत ट्यूबरक्लोसिस से इसलिए करना चाहता हूं कि वो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक फोकस एरिया है, और बाकी तो सारी व्यवस्थाएं हम अपनी सुधारें, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर हमारी पैनी निगाह बनी रहनी चाहिए। पिछले 1-2 सालों में देश ने बड़ी मात्रा के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस खोजे नहीं जाते थे, वो सारे केसेस को खोजने की कोशिश की है। और मुझे जानकारी है कि आपके यहाँ एक देवास ज़िला है जहाँ कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर है जिनके बारे में हमारे अधिकारी उल्लेख करते हैं, जो बहुत ही पैशन के साथ 2025 नहीं, अपने उस ज़िले के अंदर एक गांव में जो है घर घर में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस की ट्रैकिंग करने के बारे में काम करते हैं, और उन्होंने लक्ष्य अपने लिए 2022 का रखा है। तो ऐसे जहां कहीं भी उदाहरण होते हैं, उनको हम उस स्टेट के लिए भी और पूरे देश के लिए भी उल्लेख करने लायक समझते हैं। इसलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की है। इसलिए भले ही बहुत सारी यात्रा को आगे तक हमें लेके जाना हो, लेकिन अगर संकल्प हमारा मजबूत है तो हेल्थ के सेक्टर में बहुत कुछ अचीव शायद इसलिए किया जा सकता है कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी ये समझता हूँ कि हेल्थ का जो अधिकांश काम है, लोग समझते हैं कि शायद दवाई देने से सॉल्व होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों को अगर स्वस्थ रहना सिखा दिया जाए, प्रिवेंशन, प्रमोशन और पॉजिटिव हेल्थ, और इन बातों के इर्द गिर्द हेल्थ का एक छोटा सोशल मूवमेंट जिसको केंद्र बिंदु बनाकर आयुष्मान भारत योजना की कल्पना की गई है, और जिसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके ऊपर से अगर हमने बढ़िया क्वालिटी का फोकस किया उस काम को आगे बढ़ाने में, तो हेल्थ की बहुत सारी समस्याओं का हमारा स्वतः समाधान हो जाएगा। जो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से जो 2018-19 का मैं डाटा देख रहा था, तो उसमें आपकी जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो 8.26 करोड़ है, जिसमें 71.4% रूरल और 19.4% ट्राइबल लोग भी हैं। और सबसे शायद 6th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि करीब सारे देश के अंदर 6% टोटल पॉपुलेशन का 2011 के सेंसस के हिसाब से है। 37.5% आपके यहाँ पे कम्युनिकेबल मैटरनल, नियोनेटल और न्यूट्रिशनल डिजीज़ हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 50.5% हैं। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, इनमें प्रिवेंशन का और जो खासकर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर जो एक्टिविटी होती है उसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और 12% के करीब इंजरीज़ के कारण है, जो कि शायद
हमारे एकदम डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे खुशी है कि जो आपके टीम ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से अपनी बात शुरू की है और उन्होंने दूसरे नंबर पे जो डायग्नोसिस में अपने IMR और MMR वगैरह की बातचीत की है। मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, ये भले ही कोई टारगेट्स तय किए जाते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है और मैं समझता हूँ कि इसी संकल्पना के साथ सबको काम करना चाहिए कि गर्भवती होना किसी भी महिला के लिए ये एक बून होता है, ये एक आशीर्वाद होता है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन अगर वो गर्भवती होना किसी महिला के लिए अभिशाप बन जाए तो इससे बड़ी कोई दुख की और कष्ट की बात नहीं हो सकती। जब तक कि एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल कोई कॉज ना हो, तब तक एक भी गर्भवती महिला की मौत किसी भी देश में होना ये बहुत ही दुख का कारण होता है। अभी जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से भारत के लिए टारगेट 70 है, आज हम भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी जो हमारा रेट है, रेशो है, ये 113 है और मध्य प्रदेश के लिए ये अभी 173 है। तो अभी हमें इस दिशा के अंदर अच्छा किया कि आपके साथियों ने इसको बहुत प्रायोरिटाइज़ करके रखा है। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी हमारे अगर देश में 32 है तो मध्य प्रदेश में 48 है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में 23 है तो आपके यहाँ 33 है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देश में 37 है, आपके यहाँ 55 है। और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 देश में अगर है तो आपके यहाँ 2.7 है। मेरा सिर्फ इस विषय के ऊपर आपका ध्यान दिलाने का आशय ये है, मैं नहीं समझता कि आपको इसका ध्यान नहीं है, आप 15 साल स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये विषय और इसके साथ साथ जो इम्यूनाइजेशन का विषय है, इम्यूनाइजेशन के संदर्भ में मेरा इतना कहना है कि हम लोग कभी कभी अगर 70% 80% बच्चों को इम्यूनाइज कर पाते हैं तो हम उससे खुश हो जाते हैं, या हम 80% से 90% पे जाने की टारगेट तय करते हैं। लेकिन अगर देश में एक रॉबस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो जिसमें लगभग 1 दर्जन टीके निःशुल्क हर बच्चे के लिए उपलब्ध होते हों, तो देश में एक भी बच्चा ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो कि किसी भी टीके से वंचित रहे। और इस प्रोग्राम पे जितना भी फोकस किया जाए वो कम है। अगर देश ने पोलियो के ख़िलाफ़ या स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको इस स्तर तक जीता कि हमने उन बीमारियों का परमानेंट खात्मा कर दिया, तो वो तभी हो पाया जब 100% हम लोगों तक पहुंच गए। 100% बच्चों को हम लोगों ने पोलियो की वैक्सीन कई बार दी। इसलिए मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में भी जो अभी बात की गई है आपके साथियों के द्वारा, उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में फोकस किया है। प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत जो है वो बहुत बड़ा एक पैशन वाला प्रोग्राम है। आपके यहाँ पर शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 78% तक जो है आबादी उसके साथ कवर्ड है। लेकिन जो उसका दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। पहले जो सब सेंटर्स होते थे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह, उन्हीं का एक प्रकार से एक नया रूप है ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और इनको विकसित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार की सपोर्ट दी जा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस विषय पर भी आपका व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। और जिस भी क्षेत्र में मैंने तो अपने जो अधिकारी हैं अपने मंत्रालय में, उनको ये कहा है कि आप देश में
कहीं पर भी किसी भी काम से जाएंगे तो आपके उस विज़िट के अंदर उस स्थान पर जहाँ भी आप जिस भी पर्पज़ से जाएं वहाँ पर आप एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर ज़रूर जाएंगे, ताकि सारे देश में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कंसेप्ट ये बड़े पैमाने पर विकसित हो। आपके जो आबादी के हिसाब से आपके यहाँ पर 10,565 ये आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है क्रिएट होने हैं, जिसमें से अभी करीब 2,986 जो है वो क्रिएट हुए हैं, यानी 28.26% फंक्शनल हैं। लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है कि इन सेंटर्स पर भी इसी से आपको अनुमान लगेगा जो मैंने प्रिवेंशन की बात की है कि करीब 1475 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे करीब 34,686 वेलनेस के सेशंस हुए हैं, यानी योगा इत्यादि जो है ये सारी चीज़ों के सेशंस वहाँ पर हुए हैं। और जो 14 अप्रैल 2018 के बाद से हमने देखा डाटा की करीब 1 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है टोटल फुटफॉल जो है इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी टोटल आबादी ये करीब 8 करोड़ है और आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है अभी 28.26% फंक्शनल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी थोड़े 1 साल पहले का डाटा जब हम एनालाइज करते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का फुटफॉल है, यानी इनकी जो उपयोगिता है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये मैं समझता हूँ कि इसको हाईलाइट करने के लिए ये विषय मैंने आपके सामने रखा। 94 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ मिली हैं आपके यहाँ, 34 लाख से ज़्यादा लोगों के डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं, 3 लाख पेशेंट्स ने अभी, जबकि ये एक तरह से डेवलपिंग एरिया है, 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशंस मिल गई हैं और लगभग इसी तरह से 3 लाख के करीब पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने वेलनेस सेशंस में पार्टिसिपेट किया है। और इसी प्रकार से ये डायलिसिस और ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लगभग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार सपोर्ट करती है। उसमें चाहे वो मैटरनल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, इम्यूनाइजेशन हो, मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसी तरह से IENT, केयर ऑफ एल्डरली, मेंटल हेल्थ, पैलिएटिव केयर और बेसिक इमरजेंसीज, ये सारी चीज़ों का जो एक प्रकार का जो ये बड़ा पैकेज है, ये सारा का सारा यहाँ पर उपलब्ध कराना उस योजना का पार्ट है। जहाँ जहाँ ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर वहाँ की सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है और उसमें भी मैं विशेष रूप से ये चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री का विशेष रूप से इस विषय के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित रहेगा, इसके बारे में पूछताछ होगी और 2022-31 दिसंबर तक जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि 1,50,000 ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और फुली फंक्शनल, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और समाज के साथ जुड़े हुए और समाज की जो सारी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हेल्थ के नाते विकसित हो। अभी कल ही हमने एक बड़े प्रोजेक्ट को CDAC की मदद से जिसको विकसित किया, इसी कमरे के अंदर हमने पिछले साल नवंबर के महीने में ये तय किया था कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के तक ग्रास रूट लेवल तक जो भी मरीज़ आते हैं या जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज के हाईएस्ट लेवल पर जो मोस्ट क्वालिफाइड या मोस्ट नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं, उनके साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट करके और उनको सारी की सारी जो सुविधाएं टेली कंसल्टेशन की वो मिलने की जो स्थिति है वो निर्माण होनी चाहिए। और कल जब हम लोगों ने ये देश भर से स्टेट्स से वो किया तो पता लगा कि हमारे ई-संजीवनी एप्लीकेशन में और ई-संजीवनी जो आउटडोर सुविधा है उसमें डॉक्टर टू डॉक्टर भी और डॉक्टर टू पेशेंट भी,
यानी देश का गरीब से गरीब मरीज़ भी, और मैं चाहता हूं क्योंकि आपका गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा विशेष प्रधानमंत्री की तरह ध्यान भी रहता है, फोकस भी रहता है, ये इतनी बड़ी पैशनेटली करने वाली योजना है जिसमें कि निःशुल्क देश के गरीब से गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास टेलीफोन अब हर पंचायत तक जो है ऑप्टिकल फाइबर प्रधानमंत्री जी ने डाल दी है, वो मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े जो डॉक्टर है उसकी टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसको जो है मिल सकती है। और ये जो कार्यक्रम है इसके ऊपर अभी थोड़े ही समय के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर, और अभी इसकी जो पोटेंशियल जिसको विकसित करने की हम प्रयास कर रहे हैं, 5 लाख कंसल्टेशंस पर डे, इसके ऊपर हमारे मंत्रालय ने और सीडेक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर बहुत विस्तृत कार्यक्रम विकसित किया है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश इस काम के अंदर, जैसे अभी जो 8 पॉइंट्स बताए गए उसमें ये आईटी प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात की गई है, भारत सरकार ने जो हमारी नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है उसको तैयार करने के बाद अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बड़े लेवल से इस बात की जानकारी भी सारे देश को दी जाएगी। और अभी शुरुआती दौर के अंदर जो है यूनियन टेरिटरीज़ में इस काम को पूरा करके और फिर एक स्टेट लेवल तक अगले कुछ वर्षों में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इसके लिए बड़े पैमाने पर भारत सरकार काम कर रही है और स्टेट्स को सब तरह का सपोर्ट देगी। तो मुझे खुशी है कि इसके बारे में भी जो है आपके इस कार्यक्रम के अंदर चर्चा की गई है। आपके जो साथियों ने जहां एक तरफ हेल्थ फैसिलिटीज़ के अपग्रेडेशन की बात की है और उसी के साथ साथ उन्होंने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये मैन पावर और उनकी क्वालिटी की बात की है, इस संदर्भ में भी मुझे एक बात पे विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि जो अभी हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ सरकार एक तरफ ये प्रयास कर रही है कि उसने भोपाल में एम्स बना दिया, अभी जो पिछले दिनों नए मेडिकल कॉलेजेस भी जो अभी इस सेकंड टेन्यूर में खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में, उसमें भी 6-7 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। अभी जो आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत की कल्पना की गई है उसमें जो आने वाले समय में स्कीम्स रोल आउट हो रही हैं, उसमें हर ब्लॉक लेवल पर ये जो एडवांस्ड लेबॉर्ट्रीज़ हर प्रकार की, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने कोविड में एक लैब से और 1410 लैब्स तक अगर भारत पहुंचने की क्षमता रखता है तो पीस टाइम में तो हम ब्लॉक लेवल तक, तो वो जो अभी रोल आउट होंगी चीज़ें उसमें हम आगे बढ़कर कैसे उनको फटाफट, और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शस डिजीज़ के ब्लॉक 50 से 100 बेड्स के, ये भारत सरकार क्रिएट करने की सुविधा आप सबके सरकारों के लिए जो है करने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बेसिक बात है कि हमारी जो सब सेंटर की जो हेल्थ फैसिलिटी है, सब सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या यूपीएचसी जो है हमारा, इसके बारे में मैं सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपकी आबादी के हिसाब से जो सब सेंटर्स हैं आपके यहाँ पे वो 13,935 चाहिए, सैंक्शनड हैं 10,226 और लगभग शॉर्टफॉल 3,709 का है। और ये सैंक्शनड भी जो है ये सारे के सारे नहीं बने हैं, इनमें 400 के करीब का जो है अप्रूव हुआ है कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से पीएचसी के संदर्भ में भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो ज़रूरत है वो 2,233 की है, लेकिन सैंक्शनड है अभी तक 1,359 और शॉर्टफॉल अभी भी 874 का है, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड हैं वो केवल 30 हैं। और इसी तरह से जो पीएचसीज़ हैं वो भी लगभग 472 होने चाहिए, सैंक्शनड है 165 और 307 का शॉर्टफॉल है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि अभी आपके साथियों ने भी कहा है इस बात को कि शायद 4.8% के करीब हेल्थ पर बजट स्पेंड हो रहा है,
लेकिन जो भारत सरकार की भी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, हम WHO के नॉर्म्स पर ना जाएं, उसमें 2025 तक देश में भी GDP का 2.5% खर्च करने की बात है और स्टेट्स से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 8% जो है अपने बजट का हेल्थ पर खर्च करें। तो ये जो बेसिक अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में रूरल एरियाज़ हैं और सारी उस स्थिति में जितनी एडिक्वेट नंबर ऑफ़ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ये सब अगर नहीं होंगे या इन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आप जितना मर्जी हृदय और मन से काम करके और हेल्थ की डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उतने आउटकम्स उसके नहीं मिलेंगे। इसी संदर्भ में ये बात भी मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये शायद बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी से लेने का एक प्रकार से विषय है कि जो हमारे जो रेगुलर कैडर्स हैं इनके अंदर जो वैकेंसीज रहती है, इसको भी सरकारों को और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर में इसकी कमी, और अभी जैसे एजुकेशन की भी बात हो रही थी उसमें वो कमी, उसका गुणात्मक एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव जो है नुकसान जो है वो महसूस होता है। क्वालिटी में हर चीज़ की दिक्कत होती है क्वांटिटी की कमी के कारण। अब इसमें जो मैंने देखा कि करीब जो रेगुलर कैडर है उसमें 74% स्पेशलिस्ट की कमी है, 28% मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है, 50% फार्मासिस्ट की कमी है, 46% डेंटिस्ट की कमी है और 22% लैब टेक्नीशियंस की कमी है। मुझे लगता है क्योंकि ये आपकी सब सैंक्शन पोस्ट्स हैं, इनके ऊपर ये कमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। और दूसरी, जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो वैकेंसीज़ होती हैं उनका पैसा तो भारत सरकार देती है जब आप मांगते हैं तो, और उनको पूरा करने के लिए शायद सरकार के ऊपर भी उस तरह का बोझ नहीं पड़ता है। इसमें मैं देख रहा था कि करीब 42% स्टाफ नर्स, 48% लैब टेक्नीशियंस, 39% मेडिकल ऑफिसर्स, 71% स्पेशलिस्ट, 37% फार्मासिस्ट और 78% डेंटिस्ट, इन लोगों की एक प्रकार से कमी है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल मैन पावर या पैरामेडिक्स की मैन पावर और इनके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, ये शायद सबसे बड़ा फोकस एरिया सरकार का होना चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं IT प्लेटफॉर्म्स के बारे में और दूसरे रिसर्च इत्यादि के बारे में, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो मेडिकल कॉलेजेस नए नए बनाए जा रहे हैं सब जगह, नई सरकार की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को उसमें परिवर्तित करने की योजनाएं हैं। मैं एक एक विषय के बारे में विस्तार से नहीं जाता हूं, समय की भी मर्यादा है और अभी आपको भी बोलना है। तो मैं आपकी जो टीम है उसको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने, मैं लिखा तो 33 के 33 पॉइंट में कम से कम सब पॉइंट्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है और अपने जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं, शायद जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैंने ही तो नहीं इनको डिक्टेट किया है, और एकदम एक्यूरेटली उन्होंने डायग्नोज भी किया और किस दिशा में आगे चलना चाहिए उसको उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। एक टीम आपकी साथ में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा से, इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग की दिशा से काम करेगी, तो मुझे इतना विश्वास है कि आपका एक प्रभावी नेतृत्व रहा है और ज़मीन के साथ आप जुड़े हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मन में हमेशा पीड़ा रहती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जाता है वो शायद सबसे ज़्यादा गरीबों को एक प्रकार से लाभ देता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बातें होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को देश में उसका लाभ मिल चुका है, उस योजना को कितने प्रभावी ढंग से और ज़्यादा विस्तार आप उसका अच्छी तरह से मध्य प्रदेश में करेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले वर्षों में सब लोग मिलकर जो एक सभी के लिए स्वास्थ्य, इस गोल को अचीव करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है, इसको हम लोग निश्चित रूप से साकार कर पाएंगे।
अभी जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विस्तार से बात हुई है, उनकी आज चर्चा नहीं मैं कर सकता, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे उसके वेरियस कंपोनेंट्स रोल आउट होते हैं तो आपके अधिकारी, आपके साथी एकदम दौड़कर उसके अंदर मध्य प्रदेश में क्या क्या योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, वो अगर आप करेंगे, हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता आपकी सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए उपलब्ध है। उसमें आपको कोई हम शिकायत नहीं होने देंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपके साथियों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं।